92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी इंतजार और सही, बिना किसी एड ब्रेक के। पगली थी वो, नाम उसका विशाखा था, पर मैं उसको मिर्ची कहा करता था। वो थी भी मिर्ची जैसी, छोटी तेज। जब से उसको देखा, शरारत करते ही देखा। मेरे नाम पे उसने खूब ऐश की थी बचपन में। कभी हमारे छत पे रखे बोयाम से अचार चुरा के खा जाती और पकड़े जाने पे कहती मैंने यानी सोहम ने मंगाया था। कभी मुझको गणित का इक्वेशन समझाने के बहाने घर से भाग के मेरे घर आ जाती और फिर घंटों मुझको लूडो सांप सीढ़ी में उलझाए रखती। उसको ऊपर वाले ने गजब का तेज दिमाग और टनों के भाव में आत्मविश्वास दिया था, लेकिन मेरे जैसे मुश्किल से सेकंड डिवीजन लाने वाले लड़के के लिए उसके खेलों में बर्बाद किए ये घंटे कई बार भारी पड़ जाते थे। फिर भी मैं उसके साथ खेलता था क्योंकि अच्छा लगता था उसके साथ वक्त बिताना। हम पड़ोसी थे, दोस्त थे, या उससे भी कुछ ज्यादा। बचपन से हमेशा साथ रहे, इसलिए शायद एक दूसरे की आदत हो चली थी। बुरी आदत थी, इसलिए जब उससे दूर हुआ तो जीना मुश्किल हो गया। काश ये बात उसको खोने से पहले समझ में आ जाती। विशाखा खो गई थी, सच में खो गई थी। आज मेरे सामने जो बैठी थी वो जो भी थी विशाखा नहीं थी। विशाखा होती तो अब तक 50 बार मुझसे लड़ चुकी होती। मेरे उम्र से पहले सफेद हो गए बालों को देख के मुझको चिढ़ा चुकी होती। मेरी कई दिनों की खिचड़ी हो गई दाढ़ी तुरंत साफ करने का फरमान सुना चुकी होती। पर वो राधिका आंटी के कंधे पर सर टिका के चुपचाप बैठी थी, जैसे वहां होके भी ना हो। बेटी का दर्द राधिका आंटी की आंखों में भी समाया हुआ था। वो धीरे धीरे विशाखा के बालों पर हाथ फेर रही थी। मेरी आहट सुनकर उसने एक बार फिर पलकें उठा के देखा। उसके होठों ने कहने के लिए भी मुस्कुराने का एहसास नहीं दिया। उसकी उदास आंखें कुछ पलों तक मुझ पर टिकी रहीं, फिर किसी थिएटर के मंच पे लगे पर्दे की तरह धीरे धीरे झुक गईं। मैं दर्शक की तरह खड़ा था, पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा था उससे बिल्कुल अनजान। विशाखा के पापा यानी जतिन अंकल ने जरूर खुश होकर मेरा स्वागत किया। अरे सोहम, मैं फोन ही करने वाला था। अच्छा हो तो खुद ही आ गया, जतिन अंकल ने कहा। मैंने हल्के से मुस्कुरा के उनको जवाब दिया और उनके बगल में जाके बैठ गया। कैसी हो तुम? मैंने विशाखा से पूछा। उसने उसी तरह पलकें उठा के देखा और फिर उसी तरह राधिका आंटी के कंधे पर सर टिका दिया। उसकी शादी के बाद पता नहीं कब मैंने उसको तुम कहना शुरू कर दिया था, और आज भी मैं उसको तू कह के नहीं भुला पाया। मैं देख तो सामने बैठी विशाखा को रहा था, पर आंखों के सामने 6 साल पहले लाल जोड़े में लिपटी, नाक पर लगी भारी भरकम नथ को संभालने की कोशिश करती वही विशाखा आ रही थी। विदाई का वक्त था। घर की औरतें रोते हुए, गले मिलते हुए विशाखा को ससुराल में क्या क्या करना है इसकी लिस्ट सुना रही थी, लेकिन विशाखा की निगाहें मुझको ढूंढ रही थी। मुझको देखते ही वो औरतों के झुंड से निकली और मेरी ओर भागी। कुछ हुआ? विशाखा ने बेताबी से पूछा। मैंने अपनी हथेली खोली, उसमें स्प्रिंग वाली एक छोटी सी नथ थी। विशाखा ने जल्दी से मेरे हाथ से नथ ली और अपने पल्लू में छुपा ली। जिंदगी में कभी नाक में लौंग तक नहीं पहनी थी उसने। उस पर शादी के दिन इतनी भारी भरकम नथ पहना दी गई थी और आंटी का आदेश था कि पूजा में रखी हुई वही नथ पहननी पड़ेगी। अभी मत पहनना, हाँ? आंटी को अच्छा नहीं लगेगा, मैंने कहा। थैंक यू, डोंट वरी, रास्ते में बदलूंगी, विशाखा बोली और मुड़ के जाने लगी। अच्छा सुन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैंने पीछे से पूछा तो वो मुड़ी, मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दी। हमेशा मुस्कुराते ही देखा था मैंने, लेकिन आज उसकी वो मासूम मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कई हफ्ते लग गए थे विशाखा को सामान्य होने में। सामान्य तो खैर वो अब भी नहीं हुई थी, हाँ थोड़ा बहुत बोलने लगी थी। मेरी हर शाम फिर से उसके घर पे गुजरने लगी थी। मैं और जतिन अंकल लूडो खेल के उसका मन बहलाने की कोशिश करते थे। विशाखा को भी अंकल साथ में बिठाए रखते।
वो बैठी बैठी हमको खेलते हुए देखती, लेकिन लाख कहने पर भी हमारे साथ खेलती नहीं थी। अंकल और आंटी खुश थे कि विशाखा कम से कम अपने कमरे से बाहर तो निकलने लगी है, पर मुझको सुकून नहीं था। रविवार को बड़ी मुश्किल से मैं विशाखा को पार्क तक ला पाया। गुनगुनी धूप थी और छुट्टी की वजह से पूरा पार्क बच्चों से भरा हुआ था। मैं विशाखा के साथ एक बेंच पे आके बैठ गया। इसी बेंच के नीचे छुपकर बचपन में विशाखा मुझको खो जाने का भ्रम देती थी। इसी के चारों ओर हमने पकड़म पकड़ाई के जाने कितने खेल खेले थे। इसी पर बैठकर एक दिन उसने मुझको बताया था कि वो राजीव से प्यार करती है। यहीं पर उसने मुझको हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता दिया था, मुझसे वादा लिया था कि मैं अंकल आंटी को मनाऊं। पहली मुलाकात में राजीव मुझको अच्छा नहीं लगा था, पर मैं उसको अपने अंदर की जलन मानकर चुप हो गया था। जिसको दिलो जान से चाहा था, उसकी चाहत को मैं कैसे पसंद कर लेता। पर काश तब मैंने विशाखा को समझाने की कोशिश की होती। आज मैंने विशाखा की ओर देखा। उसकी नजरें काफी देर से फूल पर मंडरा रही थीं। एक तितली पर टिकी थी। बड़े बड़े पीले पंखों पर इंद्रधनुषी बूटों वाली वो तितली निश्चिंत होकर एक फूल से दूसरे पर मंडरा रही थी। कई दिनों में पहली बार विशाखा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मेरा बस चलता तो इस मुस्कुराहट को हमेशा के लिए विशाखा के होंठों पर ही रोक लेता। मैं धीरे से उठा और तितली के पास पहुंच गया। इस तितली की तरह मैं हर खुशी उसकी झोली में डाल देना चाहता था। जैसे ही मैंने उसके पर पकड़े, विशाखा चीखी, ये क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक बार को मैं सहम गया। तुम्हारे लिए तितली पकड़ रहा था, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। छोड़ो उसके पंख, वो मर जाएगी। विशाखा चीखती जा रही थी। पार्क में खेल रहे बच्चे डर के एक कोने में खड़े हो गए। मैंने तितली को आजाद किया और विशाखा को शांत करने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई, लेकिन उसके बाद उसने कोई बात नहीं की। शाम को भी सुलगते कोयलों से भरी अंगीठी की गर्मी जैसे उसके दिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंकल और मैं पुराने दिनों के किस्से छेड़े बैठे थे। हर किस्से की धुरी विशाखा थी। वैसे भी मेरी यादों के सिरे विशाखा के अलावा कहीं पहुंचते ही कहां थे। मैं उसको याद दिलाना चाहता था कि वो कितनी शरारती, कितनी बातूनी, कितनी खुश हुआ करती थी। पर वो हमारी बातों से बेखबर एकटक जलते हुए कोयलों को देख रही थी। उसकी हालत में नहीं समझता तो और कौन समझता। दिल टूटने का दर्द तो एक सा ही होता है ना। इस दर्द ने मुझको मजबूर किया था दुनिया को भूलकर खुद को पढ़ाई में झोंक देने के लिए। एक वक्त था जब मैं 2nd डिवीजन में पास होता था और बहुत खुश था। आज मैं याद शहर का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जन था। समाज की, घर वालों की नजरों में सक्सेसफुल था, पर मैं अंदर से अकेला था, दुखी था। विशाखा भी उसी टूटन के दौर से गुजर रही थी। अपनी तकलीफ तो मैं सह गया, लेकिन विशाखा की तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं कहीं रो न पड़ूं, इसलिए वहां से उठ जाने की कोशिश की। कोयले तो बुझने वाले हैं, चलो अंदर चलते हैं, मैंने कहा। पर विशाखा अपनी जगह से हिली नहीं, उसी तरह कोयलों को देखती रही। बोली, माँ कहती अगर मैंने सच्चे दिल से राजीव को प्यार किया है तो वो वापस मेरे पास ही आएगा। उसकी आवाज किसी गहरे कुएं में डूबती सी लग रही थी, जैसे वो खुद भी जानती थी कि राजीव अब कभी नहीं आएगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। तुम अब भी उससे प्यार करती हो? न चाहते हुए भी मेरी आवाज तल्ख हो गई। पता नहीं करती तो इतना दुख नहीं होता ना। वापस आने के बाद पिछले 3 महीने में विशाखा ने मुझसे राजीव के बारे में कोई बात नहीं की थी। न मैंने कभी उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन आज वो सब कुछ कहना चाहती थी। राजीव ने पहले मेरी नौकरी छीनी, फिर मेरे शौक, मेरा आत्मसम्मान, मेरा आत्मविश्वास। पिछले 4 साल में उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसके लिए बदलती चली गई और पता ही नहीं चला कि उसकी पसंद ही बदल गई। जानते हो सोहम, उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि मुझ में स्पार्क नहीं है। कैसे होगा मुझ में स्पार्क? स्पार्क तो अब उसकी असिस्टेंट में है। आधी रात को उसने मुझको घर से निकल जाने को कह दिया। 3 महीने से मैं यहां हूं, उसने एक फोन तक नहीं किया। विशाखा बोलती जा रही थी और गुस्से से मेरी नसें फड़क रही थी।
दिल कर रहा था कि अभी जाऊं और राजीव का सारा गुरूर तिनका तिनका बिखेर दूं और पूछूं कि अगर मेरी फूल जैसी विशाखा को संभाल नहीं सकता था तो मुझसे छीना क्यों। विशाखा ने अपनी आंखों के कोरों पर उभर आए आंसुओं को उंगली के पोरों से पोंछा और जमीन पर बिखरे तिनके को अपनी उंगली में गोल गोल उलझाने लगी। मैंने उसकी हथेली पर धीरे से अपना हाथ रख दिया, कहा, जानता हूं सब कुछ भूल जाना मुमकिन नहीं है, पर तुम्हें आगे तो बढ़ना ही होगा विशाखा। विशाखा ने बस हल्के से गर्दन हिला दी, फिर कुछ सोचती हुई सी उठ खड़ी हो गई। चलो, बहुत देर हो गई है। उस रात के बाद विशाखा थोड़ा खुलने लगी थी। आंटी अंकल के चेहरे से भी चिंता की रेखाएं थोड़ी धुंधली पड़ने लगी थी। अगले हफ्ते मकर संक्रांति थी। उसी दिन विशाखा का जन्मदिन भी। बचपन में उसके जन्मदिन पर हम दोनों पतंग की पेंच लड़ाते और अक्सर मैं ही हारता। हारने के डर से मैं उसको रोकने की भी कोशिश करता था। लड़कियां मांझा पकड़ती हैं, पतंग उड़ाने का काम लड़कों का है, समझी मिर्ची। पर मिर्ची नहीं समझती थी, वो सिर्फ मुस्कुराती और अपनी पतंग को ढील देने लगती। उसकी शादी के बाद मैंने मकर संक्रांति तो क्या, किसी भी दिन पतंग उड़ाना बंद कर दिया था। सुबह सुबह एक ज़रूरी ऑपरेशन के लिए मुझको अस्पताल जाना पड़ा। दोपहर को घर लौट के मैं सोफे पे बैठा ही था कि माँ ने चाय और आलू के पराठे साथ साथ मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मैंने पराठे की प्लेट टेबल पे रखी और कमर सीधी करने के लिए सोफे पे टेक लगा दी। सोनू, विशाखा से मिल लेना, 3-4 बार फोन आ गया उसका सुबह से। माँ की बात सुन के मैं झटके से सीधा हुआ। विशाखा ने खुद किया था फोन? क्या कह रही थी? ज्यादा टेंस तो नहीं थी? मैंने माँ पर सवालों की बौछार लगा दी। नहीं, लग तो ठीक ही रही थी, तू जाके मिल लेना। माँ बोली तो मेरी जान में जान आई। मैंने कपड़े तक नहीं बदले, बस जूते की जगह चप्पल पहन लिया और माँ से कहा, माँ ये पराठे फॉइल में लपेट दे, 1-2 और डाल देना, विशाखा के साथ खा लूंगा। माँ मुझको देख के मुस्कुराई। विशाखा के लौटने के बाद शायद पहली बार मैं इतना खुश था। हाथ में आलू के पराठे लेकर मैं विशाखा के घर पहुंचा तो उसको देख के हैरान रह गया। अपनी चारपाई पर बैठी वो तन मन से पतंग बनाने में जुटी थी। कई बनी हुई पतंगें, पतंग बनाने के कागज, झाड़ू की सीक, डोर, उसके बिस्तर पे सब यहाँ वहां फैला हुआ था। उसके चेहरे पे मेकअप बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसका चेहरा चमक रहा था। पिछली बार जो दर्द उसके चेहरे पे था, आज उसकी झलक भी नहीं थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विशाखा मुझको देख के मुस्कुराई, फिर चारपाई पर इधर उधर बिखरी चीजों को समेटते हुए मेरे बैठने की जगह बनाते हुए बोली, अब आ रहे हो जो मैंने सारी पतंगे बना ली हैं? अरे आलू के पराठे तैयार करवा रहा था तुम्हारे लिए, चलो पहले खा लेते हैं, सुबह से भूखा हूं यार। मैंने पराठे और दही का पैकेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। उसने झट से पैकेट लपक लिया, वैसे ही जैसे बचपन में गुड़िया के बाल का पैकेट वो मुझसे छीन लेती थी, ये जानते हुए भी कि वो पैकेट उसी के लिए लाया हूं। पराठे खा लेने के बाद हम दोनों पतंग लेके छत तक पहुंचे। कई रंग बिरंगी पतंगें पहले से ही आसमान में लहरा रही थीं। हम दोनों की पतंगें भी उन्हीं में शामिल हो गईं। विशाखा की शादी के बाद पिछले 5 सालों में मेरा पतंग उड़ाने का अभ्यास बिल्कुल छूट गया था, लेकिन इतने सालों बाद भी विशाखा उसी हुनर से पतंग उड़ा रही थी। मेरी पतंग पर उसकी डोर कस गई थी, बस जरा सा झटका देना था उसको और मेरी पतंग कट के खुले आसमान के हवाले हो जानी थी। लेकिन विशाखा ने मेरी पतंग काटने के बजाय मांझा छोड़ दिया और हथेलियों से मुंह छुपा के जोर जोर से रोने लगी। मैं अपना मांझा फेंक के विशाखा के करीब गया और उसके सर पर हल्के से हाथ फेर दिया। जरा सा सहारा पाते ही विशाखा बेल की तरह मुझसे लिपट गई। उसकी हथेलियां मेरी बाहों पे कस गईं और उसका रोना और भी तेज हो गया। ये आंसू शायद पिछले कई महीनों या फिर सालों से उसने अपने अंदर जमा कर रखे थे। अचानक जैसे उसको होश आया, उसने झटके से मेरी बाहें छोड़ी और दौड़ती हुई नीचे की तरफ भाग गई। तब मेरा भी ध्यान आसपास की छतों से हमारी ओर देख रहे लोगों पे गया। कुछ लोग हैरानी से तो कुछ लोग चेहरे पे भेद भरी मुस्कान लिए मेरी ओर देख रहे थे। इस तरह दिन दहाड़े एक लड़की का, वो भी एक शादीशुदा लड़की का, मेरे गले लग के रोना कहाँ हजम होना था उनको। विशाखा के ससुराल छोड़कर इतने महीनों से मायके में रहना वैसे भी पूरे मोहल्ले में गॉसिप की वजह बना हुआ था। 2 दिन पहले इसी बात पे पड़ोस के विकास से मेरी थोड़ी झड़प भी हो गई थी।
विकास मोहल्ले के आवारा लड़कों में से था। मेरे गंभीर स्वभाव और शायद मेरी पोजीशन की वजह से वो मुझसे ज्यादा मुंह नहीं लगता था, लेकिन परसों जिस तरह उसने मुझसे बात की, मेरा खून खौल गया। सोम भैया, ये विशाखा का क्या चक्कर है? सुना है पति ने छोड़ दिया उसको। अरे आपकी तो बड़ी दोस्ती वोस्ती है उससे, आपको तो पता होगा। विकास आंखें नचाता हुआ और अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ बोला, देखो विकास, ये उनके घर का मामला है, तुझको उनके घर के मामले में इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पलट के जवाब दिया, अरे इंटरेस्ट तो होगा ही भैया, पर आप कहते हैं तो। विकास ने खीसें निपोड़ दी। मैं वहां से वापस तो चला आया, लेकिन विकास की भद्दी हंसी अंदर तक चीर गई। विशाखा तक की बातें नहीं पहुंची, वरना उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विशाखा ने फिर से एक नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 6 साल ब्रेक की वजह से उतनी अच्छी तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम मिल गया था उसको। जिंदगी शायद ट्रैक पे आने लगी थी। एक दिन शाम को मैं विशाखा के घर पहुंचा तो देखा एक नया मेहमान उनके घर आया हुआ है। सोहम, देखो पापा ने मुझको क्या दिया। अपनी गोद में पकड़े बर्फ के गोले जैसे छोटे से पपी की ओर इशारा करते हुए विशाखा ने कहा। मैंने पपी को छूने की कोशिश की तो उसकी बाहों में और दुबक गया। बस कंचे जैसी उसकी आंखें टुकुर टुकुर करके मुझको देख रही थी। विशाखा उसको देख के खिलखिला के हंसती। चलो बताओ उसका नाम क्या रखें? विशाखा ने पूछा। काफी माथापच्ची और डिस्कशन के बाद आखिरकार विशाखा ने उसका नाम शॉम्पी रखा। आज विशाखा उतनी खुश थी जितनी कई साल पहले तब हुई थी जब एक गौरैया ने उसके छज्जे पे घोंसला बनाया था। हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे तब। एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि विशाखा दौड़ती हुई मेरे कमरे में पहुंच गई। सोम, चलो कुछ दिखाना है तुमको, विशाखा ने कहा और मुझको खींचती हुई अपने घर ले गई। उसकी खिड़की से बाहर वाले छज्जे पे एक गौरैया अपने घोंसले में 2 अंडों को डैने में छुपाए बैठी थी। विशाखा ने होंठों पे उंगली रख के मुझको चुप रहने का इशारा किया और फिर चिड़िया की ओर इशारा करते हुए फुसफुसाते हुए बोली, इसका नाम रानी है और इसके अंडों के नाम शॉम्पी और शौमिक है। तूने अंडों के भी नाम रख दिए? उसकी बात सुनकर मुझको हंसी आ गई। चुप चुप चुप, रानी डर जाएगी, विशाखा ने फुसफुसाते हुए मुझको डांटा, पर मेरी हंसी नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद जब उन अंडों से गौरैया के छोटे छोटे बच्चे निकले तो उनकी मां से ज्यादा शायद विशाखा खुश थी। वो रोज सुबह चावल और पानी से भरी 2 छोटी कटोरियां घोंसले के पास रख देती ताकि रानी को अपने बच्चों को छोड़ के न जाना पड़े। इसकी आंखें देखो ना सोहम, कितनी मासूम है। विशाखा की बात सुनकर मैं अपनी यादों के भंवर से बाहर निकला। विशाखा शॉम्पी के शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेर रही थी। मैं कहना चाहता था कि विशाखा, तुम्हारी आंखें इससे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं कहना चाहता था कि विशाखा, तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी अकेली हो गई है, उदास हो गई है। मैं कहना चाहता था कि अब जब तुम वापस आ गई हो तो पूरी तरह आ जाओ मेरी जिंदगी में। पर मैं अपने दिल की बात न उससे सालों पहले कह पाया था, न आज ही कह पाया। विशाखा अब अकेली नहीं थी। उसके पास काम था, उसका शॉम्पी था। अब उसका आत्मविश्वास भी लौट रहा था। कुछ महीनों में राजीव और विशाखा का तलाक भी हो जाना था। हमारी मुलाकातें भी बदस्तूर जारी थी। एक शाम को अस्पताल से घर पहुंचा तो मां के तेवर बदले हुए थे। मां गुस्से में थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। मेरा लंच बॉक्स आज भी लंच के साथ वापस आ गया था। शायद इसीलिए नाराज हूं, यही सोच के मैंने कुछ पूछा नहीं। जब मैं रोज की तरह आया और विशाखा के घर जाने लगा तो मां ने मुझको टोक दिया। विशाखा से मिलने जा रहा है? हाँ, बस थोड़ी देर में लौट रहा हूं, रोटी लौटने के बाद बनाना, मैंने कहा। जानता है आस पड़ोस में लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? तुम उनकी बातें सुनती क्यों? मैंने मां के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखते हुए भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मां ने मेरे हाथ झटक दिए। क्यों नहीं सुनो लोगों की बात? विशाखा किसी और की पत्नी है और आज उसका पति उसको लेने आया है, मां ने कहा तो लगा जैसे मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा हो। मैं धम से सोफे पे बैठ गया। मेरी दुनिया फिर अंधेरे में छा गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 4 दिन हो गए थे उस बात को जब से मां ने राजीव के आने की बात बताई थी।
मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने कमरे में सिमट गया था। फिर उसी साल तक पुराने वक्त में पहुंच गया था। खुद से ही सवाल करता, फिर खुद ही जवाब तलाश करता। विशाखा फिर से उस राजीव के पास चली जाएगी? दिल ये सोचते ही घबरा उठता था। अरे तुझको तो खुश होना चाहिए सोहम। विशाखा राजीव से प्यार करती है, उसका प्यार उसको वापस मिल रहा है, तो तुझको जलन क्यों हो रही है? दिल के दूसरे कोने से आवाज आई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और आखिरकार अस्पताल जाने के लिए तैयार हुआ। दिन भर जैसे तैसे अस्पताल में बैठा रहा। शाम को घर लौटा तो गेट पे अचानक विशाखा टकरा गई। हल्के प्याजी कलर की सूती साड़ी में वो किसी देवी जैसी लग रही थी। हल्का सा मेकअप और आंखों में जमाने भर की खुशियां। राजीव के वापस आते ही कितनी चमक आ गई थी उसके चेहरे पे। बहुत बिजी हो गए डॉक्टर साहब, आपसे बात करने के लिए लगता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पिछले 4 दिन से रोज फोन कर रही हूँ घर पे, हर बार आंटी यही कहती है कि अभी लौटे नहीं हो। अरे मेरा नहीं तो कम से कम आंटी का ख्याल तो रखो। विशाखा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अच्छा ठीक है, अभी चलो अंदर, चाय वाय पियेंगे। माँ ने शायद पकौड़े भी बनाए हैं आज, विशाखा ने कहा तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। पिछले आधे घंटे से हम साथ बैठे थे, लेकिन विशाखा ने ना एक बार भी राजीव का जिक्र किया, न उसके चेहरे पे कुछ नजर आ रहा था। आखिर मैंने ही पूछ लिया, राजीव आया था क्या? विशाखा ने चौंक के मेरी ओर देखा, फिर प्लेट से एक पकौड़ा उठाते हुए बोली, हाँ बस और कुछ नहीं। मैं थोड़ा झल्ला गया। और क्या, उसकी प्रेमिका पत्नी नहीं बनना चाहती तो उसको पत्नी की याद आ गई। कह रहा था उससे ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। मुझे तो हंसी आ रही थी उसको देख के। विशाखा ने ऐसे कहा जैसे कोई साधारण सी बात कह रही हो। और वो चुपचाप चला गया? मैंने हैरानी से पूछा। अरे जाता नहीं तो क्या करता, मैंने मुंह पे दरवाजा जो बंद कर दिया था। अच्छा किसी अच्छे डिवोर्स लॉयर को जानते हो? विशाखा ने पूछा। मैं जवाब नहीं दे पाया, उसकी ओर देखता रह गया। इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मसम्मान था उसके पास कि अब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। थैंक यू सोहम, तुम्हारी वजह से ही मैं समझ पाई हूं कि शादी के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है करने को। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। विशाखा ने मेरा हाथ अपनी हथेलियों में भर लिया। एहसान? मेरा प्यार विशाखा के लिए सिर्फ एहसान है? मैंने धीरे से अपनी हथेली को उसके हाथों से छुड़ाया और उसके गालों को हल्के से थपथपा के उठ गया। मेरे प्यार को शायद और इंतजार करना था, तब तक जब तक इस एहसान की ये दीवार पूरी तरह गिर न जाए और विशाखा मुझको सहारे की तरह नहीं, साथी की तरह न दिखने लग जाए। बस इतनी सी थी कहानी।